हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का केवीएस का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का है। ये एग्जाम 17 सितंबर 2024 को हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 5 सेक्शन थे, तो मैं आपको सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज ए है 10, बी है 6, सी है 9, डी है 18। तो हमें यह बोला गया है कि बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले तो बेटा आपको यही पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें बोला गया है कि एलसीएम बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बीच में और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि टू किसके टेबल में आता है, 1 में और 2 में। थ्री थ्री किसके टेबल में आता है, 1 में और 3 में। ऐसे ही बेटा कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि 4, इसके कितने फैक्टर है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 4 के में भी और 8 के में भी। ऐसे ही 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो उम्मीद है प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपको समझ आगे होंगे। लेकिन इन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 2। तो बेटा स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर होता है बेटा 9। तो अब हमें बोला है इन दोनों का एलसीएम बताओ। एलसीएम ऑफ 2 एंड 9। तो यहां तो हमें साफ साफ दिख रहा है एलसीएम 2 और 9 का क्या आएगा बेटा, 80। तो 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो मैंने कैसे किया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं करा, इसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज चेक हो रही थी। क्या आपको प्राइम नंबर पता है, क्या आपको कंपोजिट नंबर पता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता है क्या होता है, स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर पता है क्या होता है। तो वहीं से हमने एलसीएम निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to 12a square b4 and q equal to 20a3 b3, where a and b are prime number, then LCM p and q is a है 20a square b cube, b है 180 b cube b square, c है 12a square b cube, d है 60 a cube b4। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस तरह के क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बेटा हमें यहाँ पर p दिया गया है 12a square b4, q दिया गया है 20a cube b cube। तो जो ये 12 दिया गया है, सबसे पहले तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो 12 सबसे पहले 2 के टेबल में गया 6 पे, फिर 6 2 के टेबल में गया 3 पे, फिर 3 3 के टेबल में गया 1 पे। तो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही मैंने यहाँ पर पहले 20 के प्राइम फैक्टर कर लिए। 20 2 के टेबल में गया 10 पे, फिर 10 2 के टेबल में गया 5 पे, फिर 5 5 के टेबल में गया 1 पे। तो यहाँ पर 20 के भी प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था p इक्वल टू 12a स्क्वायर b की 4। तो मैंने यहाँ क्या करा, 12 की जगह 12 के प्राइम फैक्टर लिख दिए, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। ये a स्क्वायर ऐसे ही है, ये b की 4 भी सेम। फिर मैंने क्यू लिखा जो कि है 20 a क्यूब b क्यूब। तो 20 के मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर लिखे 2 की स्क्वायर इंटू 5 की 1 इंटू a की 3 ऐसे ही है, b की 3 भी ऐसे ही है। अब मुझे एलसीएम लेना है p एंड q का।
तो ध्यान रखना कभी भी एलसीएम लेना हो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप क्या करते हैं, सभी प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। तो उसके अंदर प्राइम फैक्टर क्या क्या है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ए है और बी है विद हाईएस्ट पावर। अब देखो इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो हमने देखा 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 1। ए की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 3। बी की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, हमने देखा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ये क्या है ए क्यूब और बी की 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो हमारा आंसर आया 60 ए क्यूब बी 4। अब ऑप्शन में देखो कहीं पर है 60 ए क्यूब बी 4, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बेटा ये की पॉइंट है, आप लिख लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। कभी भी एलसीएम निकालना हो तो सभी प्राइम फैक्टर लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो बेटा तो हमेशा कॉमन फैक्टर देखते हैं और लोएस्ट पावर देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड करते हैं। The sum of exponents of prime factor in the prime factorization of 196 is 3, 4, 5, 2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 के टेबल में जाएगा 9 पे 8 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 4 पे 9 पे, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा 7 पे, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा 7 पे। तो अब आप ये देखो 196 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ 196 क्या क्या है बेटा। अब इसके एक्सपोनेंट का मतलब बेटा यहाँ पर पावर से है, ठीक है। अब देखो पावर क्या क्या है, एक 2 है, दूसरी भी 2 है, 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है 4। बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस आर -2 and 5 इज ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है इनफाइनाइट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको जीरोस क्या दिए गए हैं। तो हमने वो जीरोस मान लिए, एक है अल्फा -2 और दूसरा बीटा है 5। तो मैंने एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। तो हमें पता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को कोई नहीं बदल सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बेटा, के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमें अल्फा और बीटा दिए गए थे तो मैंने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा करा। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, -2 + 5 करूंगा तो क्या आएगा 3। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, मतलब मैंने यहाँ पर तो सम ऑफ जीरोस निकाल लिए, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले जो कि होते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -10। अब मैंने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करी है, के x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया बेटा 3, तो मैंने यहाँ पर 3x पुट कर लिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -10, मैंने यहाँ पर -10 पुट कर लिया। ये हो गया x² माइनस 3x प्लस माइनस 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 का 10। यहाँ पर k क्या है बेटा, नॉन जीरो कांस्टेंट है, यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 अनगिनत कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये। तो ये कह रहे हैं इन दो जीरोस की हेल्प से हम कितनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो भाई अनगिनत बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब तक मैंने एक बात नोट करी है, मैंने अब तक 4 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, उसमें से मैक्सिमम के आंसर डी ही आए हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे किया मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले रीड करते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 5x - 6 इज 6,
देन फाइंड दी अदर जीरो, ए है -1, बी है -2, सी है 1, डी है -2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाती है, सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करा तो मुझको ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू मिली -5, सी की वैल्यू मिली -6। इसके अंदर हमें एक जीरो दिया गया है तो मैंने अल्फा मान लिया उसको 6। दूसरा जीरो हमें निकालना है, मतलब हमें बीटा निकालना है। तो बेटा यहां पर मैंने लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको भी कोशिश करनी है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही लेना है। आप चाहते तो सम ऑफ जीरो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा सी बाय ए। तो मैंने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दी 6 इंटू बीटा, बीटा हमें निकालना है इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -6, ए की वैल्यू क्या है 1, मैंने पुट कर ली। -6 अपॉन में 1 करूंगा तो -6 आएगा। 6 इंटू बीटा इज इक्वल टू -6। यहाँ 6 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बीटा इक्वल टू हो गया -6 अपॉन में 6। तो ये 6 से 6 कट गया। बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पर -1। तो हम देखेंगे ऑप्शन में -1 कहाँ पर है, हमने देखा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर जो अदर जीरो आएगा वो क्या आएगा -1। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, बी यू नो सॉल्यूशन, सी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, डी नो सॉल्यूशन 0 0। तो बेटा एक बार इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये दोनों 0 0 है। y इक्वल टू -6 का मतलब क्या है कि x 0 है, y -6 है। इसको एक बार ग्राफ पे लोकेट करके देखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये क्या है 0। तो 0 0 पे तो बेटा ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। 0 और 6 पे ये लाइन कैसे बनेगी, ये पॉइंट यहाँ पर है, x तो इसमें है ही नहीं। तो हमने देखा ये दोनों लाइंस क्या है, इसमें पैरेलल लाइंस बन रही है बेटा। क्या बन रही है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल भी किसके हैं, पैरेलल टू x एक्सिस के। तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो बेटा इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशंस। मुझे उम्मीद है इसका आंसर नो सॉल्यूशन कैसे आया आपको जरूर समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक नॉलेज वाला ये क्वेश्चन था, आप चाहते तो वैसे भी इसमें टिक मार सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल, 3x minus y minus 5 equal to 0 and 6x minus 2y minus p equal to 0. Option A all real values except 10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5/2, ऑप्शन डी 1/2। तो देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको पैरेलल लाइंस की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले लेकिन हम इक्वेशन देखते हैं, हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को कंपेयर करा तो a1 की वैल्यू आई 3, b1 की वैल्यू आई -1, c1 की वैल्यू आई -5। अब हमें जो सेकंड इक्वेशन दी गई थी मैंने वो लिख ली, 6x माइनस 2y माइनस पी इक्वल टू 0। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखी मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2। इन दोनों को मैंने आपस में कंपेयर करा तो a2 की वैल्यू आई 6, b2 की वैल्यू आई -2, c2 की वैल्यू आई -p। अब मैंने देखा मेरी पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैंने a1 की जगह 3 लिखा, b1 की जगह -1, c1 की जगह -5, a2 की जगह 6, b2 की जगह -2, c2 की जगह -p। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर माइनस से माइनस काट दिया, यहाँ पर भी माइनस से माइनस काट दिया।
3/6 को सोल्व करा तो 1/2 आया, यहाँ पर 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p है। तो 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, p नॉट इक्वल टू 10। तो मैंने देखा p की वैल्यू 10 नहीं आनी चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है इसके अंदर, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। अगर 10 के अलावा आप कुछ भी डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने 10 डाल दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर 10 डाल दिया तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि 5/10 करूंगा तो 1/2, तो ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब इसमें ओवरलैपिंग करेंगी फिर लाइंस। लेकिन हमें कैसी लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन। तो हमें 10 किसी भी कीमत पर इसमें पुट नहीं करना। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्वेश्चन क्यों दिया। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true? a है a इक्वल टू b² / c, b है b² = ac, c है ac इक्वल टू b²/4, d है c इक्वल टू b²/4। देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर ये सिंपल एक इक्वेशन दी गई थी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। इन्होंने बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d = 0 होता है बेटा, और d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac। तो बेटा यहाँ d की जगह में लिख सकता हूँ b² - 4ac = 0। तो मैंने क्या करा, 4ac को इक्वल उधर ले गया, तो b² = हो गया 4ac। अब मैंने क्या करा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको इक्वल टू को इधर लिया तो ये डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया b² / 4 = ac। तो मैंने ऑप्शन में देखा ये हमारा ऑप्शन में कहीं है, तो हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन था, अब तक मैंने 8 क्वेश्चन करे, 8 के 8 क्वेश्चनों में सबसे आसान यही था। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी √18, √50, √98 इज ए है √128, बी है √140, सी है √162, डी है √200। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमारे सामने ये आया और हमसे बोला गया फोर्थ टर्म बताओ। तो हमें पता है पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है और चौथी टर्म हमें निकाल लिया। तो पहले सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इनके प्राइम फैक्टर करो बेटा। ये 2 के टेबल में जाएगा 9 पे, 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो इसके क्या बने पेयर, 2 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे 50 के करो प्राइम फैक्टर। ये 2 के टेबल में जाएगा 25 पे, 5 के टेबल में जाएगा 5 पे, फिर 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो ये आ गया 2 × 5 × 5। ऐसे बेटा 98 के प्राइम फैक्टर करो। ये 2 के टेबल में जाएगा 49 पे, फिर 7 के टेबल में जाएगा 7 पे, 7 के टेबल में जाएगा 7 पे। तो ये आ गया 2 × 7 × 7। अब क्या करो, जिनके पेयर बन गए उनको बाहर निकालो। जैसे यहाँ पर 3 और 3 के पेयर बन गए तो 3 को बाहर निकाल लो, ये आ गया। यहाँ पर 5 और 5 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लो ऐसे। यहाँ 7 और 7 का पेयर बन गया, इसको बाहर निकालो ऐसे। अब ये क्या है, A1, A2, A3। तो यहाँ से D निकालो, कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 क्या है, 5√2 - 3√2। तो D क्या आ गया, 2√2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया यहाँ पर 2√2। अब हमें बेटा निकालना क्या है, हमें तो निकालना है A4। अब A4 कैसे निकालेंगे, A4 निकालेंगे बेटा A1 प्लस में 3D। A1 क्या है बेटा हमारा, यहाँ पर हमने देखा A1 है 3√2 प्लस 3 × D क्या है बेटा हमारे पास 2√2। ये आ गया 3√2 प्लस में 3 × 2 = 6√2। तो ये आ गया 3√2, 6√2 करूँगा तो क्या आएगा 9√2। तो 9√2। जब मैं 9 को अंदर लेके जाऊंगा तो 9 क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा बेटा 2 बार, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एक बार है लेकिन अंदर जाके कितनी बार है, 2 बार। 5 बाहर एक बार है, अंदर जाके कितनी बार है, 2 बार। ठीक वैसे 9 बाहर एक बार है, अंदर जाके 2 बार।
ठीक है, 2 × 81, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 162। तो हमारा A4 आ गया बेटा 162। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो हमने बड़ी ध्यान से देखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, √162। उम्मीद है मैंने ये कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, ए है -1, बी है -8, सी है 7, डी है -9। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, अब तक मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 10 के 10 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या एनसीईआरटी में या जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्पोर्ट मटेरियल होता है उसके अंदर आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अब तक यूनिक नहीं आया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें दो एपी दी गई है, AP1 और AP2। इन्होंने बोला है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस डी को मान लिया P, इस वाली एपी का भी P मान लिया और इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस P मान लिया। AP1 के अंदर बोल रहा है कि उसकी फर्स्ट टर्म है -1, AP2 के लिए बोल रहा है उसकी फर्स्ट टर्म है -8, और हमसे ये बोला है कि आप ये बताइए उनकी फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस है, उनकी फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैंने दोनों की फोर्थ टर्म निकाल ली, AP1 की फोर्थ टर्म निकाली तो वो आई A1 + 3D। A4 = A1 की वैल्यू -1 प्लस में D की जगह मैंने P पुट कर दिया तो ये आ गया 3P, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने P माना ना बेटा, इसलिए D की जगह क्या पुट करा, P। ऐसी सेकंड वाली AP के अंदर मैंने A4 निकाला, A1 प्लस में 3D, A1 क्या है -8 प्लस 3, D क्या है P पुट कर लिया। अब इन्होंने बोला है दोनों AP के बीच में फोर्थ टर्म में क्या डिफरेंस है, मतलब फोर्थ टर्म माइनस करनी है एक दूसरे से। तो मैंने पहले AP1 की टर्म लिखी -1 + 3P माइनस ब्रैकेट में, फिर ये सेकंड AP की फोर्थ टर्म लिखी -8 प्लस में 3P, ब्रैकेट ओपन करा, -1 + 3P ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का माइनस। तो मैंने क्या करा, प्लस के 3P से माइनस का 3P कट गया, -1 + 8 करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 7। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या +7 है कहीं, हमने देखा हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, इफ AD = 4x - 3, AE = 8x - 7, BD = 3x - 1 and CE = 5x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन A 2, B 1, C -1, D 3। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और हमें बोला गया कि DE पैरेलल है BC के। AD हमें दिया गया 4x - 3, DB हमें दिया गया 3x - 1, AE हमें दिया गया है 8x - 7, EC हमें दिया गया है 5x - 3। तो हमें पता है BPT थ्योरम से क्या होगा बेटा, AD/में DB, AE/में EC। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, DB की 3x - 1, AE की 8x - 7, EC की 5x - 1। अब हम बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी ध्यान से देखना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। तो बेटा आपने देखा इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व करा। सोल्व करने के बाद मेरी x की वैल्यू आई 1। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर 1 है, हमने देखा हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक बार समझा देता हूँ बेटा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा। तो बेटा यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखो बेटा मैंने क्या करा,
इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा ऐसे। फिर मैंने क्या करा बेटा, इस वाली टर्म को पूरी इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने इस -3 को इस वाली पूरी टर्म से दोबारा मल्टीप्लाई करा यहाँ पर। ऐसे मैंने 8x को मल्टीप्लाई करा पूरे इसके साथ, फिर मैंने -7 को मल्टीप्लाई करा पूरी इस टर्म के साथ ऐसे। फिर मैंने क्या करा, -4 को मल्टीप्लाई करा 5x के साथ, फिर मैंने 4x को मल्टीप्लाई करा 3 के साथ। ऐसे ही मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा 5x के साथ, माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करा 3 के साथ। ऐसे ही 8x को मल्टीप्लाई करा 3x के साथ, 8x को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ, माइनस का साइन यही रहेगा। ये -7 को मल्टीप्लाई करा 3x के साथ, माइनस माइनस प्लस 7 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ। तो 4 5 जा 20x² माइनस 4 3 जा 12x माइनस 3 5 जा 15x 3 3 जा 9 इक्वल टू 8 3 जा 24x², 1 8 जा 8x, 7 3 जा 21x प्लस में 7। अब मैंने क्या करा, 24x² अपना यही है, मैं 20x² को ये प्लस का था इक्वल टू के उधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इधर देखो, -8x माइनस 21x करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 29x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का होता है। ऐसे ही -12x माइनस 15x करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 27x। ये -27x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 27x। ये प्लस का 7 ऐसे ही है, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बच गया एंड में, 0। यहाँ क्या बच गया, 0। अब देखो 24x² में से 20x² जाएगा तो क्या बचेगा, 4x² माइनस -29x प्लस 27x करूंगा तो क्या आएगा, -2x प्लस 7 -9 करूंगा तो क्या आएगा, -2। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को दोबारा लिख दिया, 4x² -2x -2 = 0। मैंने देखा इनमें 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये हो गया 2x² -1x -1, 2 इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बच गया, 2x² -1x -1 = 0। अब ये मैंने देखा, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। तो मैंने स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करी, 2x² -2x प्लस 1 -1। आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे इसको स्प्लिट करा। तो मैंने देखा अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने देखा 2x, तो यहाँ बच गया x -1। मैंने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने देखा +1, ये बच गया x -1। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -1, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया प्लस का 1। अब इक्वल टू 0 रख देंगे, x -1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। 2x + 1 = 0, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर x की वैल्यू होगी -1/2। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x = 1 इज दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था 1 नंबर के हिसाब से, लेकिन ठीक है उन्होंने दिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। टू ट्रायंगल्स ABC and DEF such that AB = 2 cm, angle A 50 degree, AC 4 cm, DE 3 cm, angle D 50 degree, DF 6 cm, then ratio of sides will be। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा बेटा देखो, MCQ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उनको ऑप्शन से ही किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं AB/DE, AC/EF, AB/DE = AC/DF, AB/AC = DE/DF, AB/DF = AC/DE। तो इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा रेशो सही है। तो देख लेते हैं, करते हैं एक बार ऑप्शन से। AB/DE ठीक है, AC/EF नहीं भाई, ये तो जोड़ा नहीं बन रहा सही, गलत है ये तो। अगला देखते हैं, AB/DE ठीक है, AC/DF ये ठीक है बेटा। बेशक आगे चेक मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी है चीजें। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A 2, -3 एंड B 5, 6 इज। A है
3:5, बी है 1:2, सी है 2:1, डी है 2:3। देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ये क्वेश्चन पेपर में। तो देखो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ए दिए गए हैं 2, -3, बी दिया गया 5, 6। हमें पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बीच में ये पार्टीशन हो रखा है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस के कैसे लिखते हैं x, 0। तो हमने मान लिया वो k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला अपना सदाबहार पता है, सेक्शन फॉर्मूला। मैं क्लास में भी ऐसे ही बताता हूँ। फॉर्मूला याद करने का तरीका है 12, 21, 12। मतलब x एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अगर y के कोऑर्डिनेट निकालने तो लगाना पड़ेगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 और m2 क्या है बेटा, यहाँ पर ये है m1 और m2। m1 क्या है k, हमने पुट कर लिया। m2 क्या है 1, हमने यहाँ पर पुट कर लिया। m1 क्या है k, m2 क्या है 1। अब देखो y2 क्या है बेटा इसके अंदर, हमने देखा 6। y1 क्या है बेटा इसके अंदर, हमने देखा -3। अब इसको सोल्व करते हैं। 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा 0। करके दिखा देता हूँ। k प्लस 1 6k -3, इसको इससे जो करूंगा तो क्या आएगा 0। 6k -3, तो ये 6k इक्वल टू आ गया 3। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगी 3/6। k की वैल्यू क्या आई 3/6। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आ गया k आ गया 1/2। हमें क्या निकालना है k/1, 1/2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1/2। तो वो रेशो क्या है 1/2। तो अब हम इसके ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर 1/2 है, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ x इक्वल टू आर साइन थीटा एंड y इक्वल टू आर कोस थीटा, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए है आर, बी है आर स्क्वायर, सी है 1/r, डी है 1। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या है x और y की वैल्यू दी गई है और हमें बोला गया कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ। तो सबसे पहले जो हमें x दिया गया है इसका मैं एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये r साइन थीटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करूँगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही मैं y की निकाल लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कोस थीटा होल की स्क्वायर। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा है। ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, हमने देखा हाँ इनमें आर स्क्वायर कॉमन है, तो हमने आर स्क्वायर बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें ये बात अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है। आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर आर स्क्वायर है, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने ये कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज। कितना आसान क्वेश्चन है। ए 3/4, बी 4/5, सी 5/3, डी 4/3। देख लेते हैं किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया ये। 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 sec थीटा इक्वल टू 5। हाँ भैया, अब देखो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ऐसे। तो हमारे पास बेटा sec थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। तो अब हमें किसका फॉर्मूला चाहिए sec का।
sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, मतलब ये हमें दिया गया है h अपोन में b। तो यहाँ पर मैं आराम से p निकाल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच क्या है 5 की स्क्वायर, पी हमें निकालना है, बी क्या है 4 की स्क्वायर। 5 5 जा 25, पी स्क्वायर प्लस में 16, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो 9, पी स्क्वायर आ गया 9। इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या आप इसको अंडर रूट में ऐसे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट जाएगा। पी की वैल्यू आ गई 3। तो बेटा हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है बेटा, टेन का रेसिप्रोकल, मतलब बी अपोन में पी। अब देखो इसमें बी क्या है, हमने देखा इसके अंदर हमारा बी है 4, फिर हमने देखा हमारा पी क्या है, हमने देखा 3। तो कोट थीटा की वैल्यू बेटा हमारी आई 4/3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 4/3 है, हमने देखा हाँ ऑप्शन में 4/3 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है मैंने ये कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। द हाइट ऑफ ए टावर इज 12 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। ए है 13, बी है 15, सी है 12, डी है 18। तो देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा टावर बनाया। अब यहाँ पर सनरेज पड़ रही है, क्या पड़ रही है सनरेज। यहाँ पर इसकी परछाई कुछ इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये हमने ए बी मान लिया टावर। ए बी क्या है बेटा टावर। तो ए बी हमने टावर मान लिया, जो कि हाइट ऑफ टावर हमें दी गई है 12 मीटर। बी सी, बी सी हमने क्या मान ली बेटा लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये हमें फाइंड करनी है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, ये भी हमें बोला गया है 45 डिग्री। तो इसको करते कैसे है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। तो वो क्या है बेटा टेन। टेन में का क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी अपोन में बी। 1 इज 1045 क्या होता है 1, इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है इसके अंदर बी सी। तो 1 इक्वल टू ए बी कितना दिया गया हमें 12, बी सी क्या है एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 12 मीटर। तो इसका मतलब जो उसकी लेंथ ऑफ शैडो है वो कितनी है बेटा 12 मीटर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहीं 12 मीटर है, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। मुझे उम्मीद है मैंने कैसे सोल्व किया आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छे से रीड करते हैं इसको। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 39 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है अंडर रूट 39 सेंटीमीटर, डी है 7 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर बोला गया है कि सेंटर से लेके पॉइंट क्यू तक इसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमसे बोली गई है रेडियस निकालो, मतलब ओपी निकालना है हमने, ये फाइंड करना है हमने। तो निकाल लेते हैं। हमें पता है ओ पी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जो कि होती है एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसके अंदर हाइपोटेनियस क्या है ओ क्यू की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ओ पी की स्क्वायर प्लस बेस क्या है पी क्यू की स्क्वायर। अब देखो इसमें ओ क्यू क्या है 8, तो इसको लिखो 8 की स्क्वायर इजिकल टू ओ पी क्या है वो तो बेटा हमें फाइंड ही करना है, प्लस पी क्यू क्या है बेटा 5, तो इसको लिखो 5 की स्क्वायर। 8 8 जा 64 ओ पी की स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 64। यहाँ पर ये प्लस का इक्वल टू को इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया ओ पी स्क्वायर। 64 में से 25 जाएंगे तो क्या आएगा 39, ये आ गया ओ पी स्क्वायर। अब स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा ये अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 39 ओ पी। तो हमने देखा इसके अंदर हमारा ओ पी क्या आया 39। तो बेटा हमारी जो रेडियस है वो आ गई अंडर रूट 39। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर अंडर रूट 39 है, हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर सी में।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, मैंने इसको कैसे सोल्व किया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच chord of one circle which is tangent to the other circle is 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। देखो बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पर बेटा मैंने दो सर्कल बनाए, एक सर्कल ये रहा स्मॉलर सर्कल है और एक सर्कल बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, एक टेंजेंट बनाई। ये स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बिगर सर्कल के लिए, लार्जर सर्कल के लिए ये क्या है, एक कोड है। हमें बोला गया जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और जो ये लार्जर सर्कल है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर स्मॉलर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीपी क्या है, एक टेंजेंट है। अगर लार्जर सर्कल की बात करें तो बीपी क्या है, एक कोड है। तो हमसे यही बोला गया कि बीपी की लेंथ बताइए कितनी होगी। ओ से ए तक स्मॉलर सर्कल की रेडियस है जो कि 4 दी गई है। ओ से बी तक ये लार्जर सर्कल की रेडियस है जो कि 5 दी गई है। तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहाँ पर बेस लगा सकता हूँ क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। तो मैंने यही लिखा इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर है ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ओ बी कितना है 5, ओ ए कितना है 4 प्लस में ए बी। 5 की स्क्वायर कितना होगा 25, 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, ये आ गया ए बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 इजिकल टू ए बी स्क्वायर। 25 में से 16 गए क्या आया 9, ये आ गया ए बी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आप चाहे तो स्क्वायर से स्क्वायर भी काट सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगा सकते हैं ऐसे। तो बेटा यहाँ पर हमारा ए बी आ गया 3। ए बी कितना आ गया हमारा यहाँ पर 3, ठीक है। ए बी आ गया हमारा 3। तो बेटा ये 3 तो ये भी 3, तो 3 और 3 क्या हो गया 6। लेकिन इसको तरीके से बता देता हूँ, आंसर 6 आएगा इसका। ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 4 है। ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो कि 5 है। बी पी क्या है, टेंजेंट। हमें बी पी ही निकालनी है। बी पी किसके बराबर है, ए बी और ए पी के। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी और ए पी क्या है, दोनों बराबर है। तो बी यही वाली लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, बी पी इक्वल टू ए बी की जगह ए बी है, ए पी की जगह, क्योंकि ए बी बराबर है ए पी, तो मैं ए पी की जगह ए बी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। ए बी प्लस ए बी करूँगा तो क्या हो जाएगा 2ab। अभी अभी मैंने ए बी की वैल्यू निकाली, क्या आई 3, तो 2 3 जा क्या हो गया 6। तो हमारी बी पी, आप इसको कोड बोले या स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बोले, बात एक ही है। तो लार्जर सर्कल की जो कोड है बीपी वो आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या कहीं पर 6 सेंटीमीटर है। हमने देखा हाँ ऑप्शन नंबर बी में 6 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस केस के अंदर। वैसे हकीकत बताऊं ये क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर का तो था, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के इसको एमसीक्यू में डाला है। वैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर डिजर्व करता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। The following question 19 and 20 consist of two statements, assertion A and reason R. Answer this question selecting the appropriate option given below. A है both A and R are true and R is the correct explanation of A. B है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C है R is true but R is false. D है A is false but R is true. क्वेश्चन नंबर 19 इसके अंदर असर्शन है if the point A 4, 3 and B x, 5 lie on a circle with center O 2, 3 then the value of x is 0. रीजन दे रखा है सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ द सर्कल। तो देखो इसका जो इसका रीजन है वो तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड। जो एक सर्कल होता है उसके अंदर बहुत सारे कोड बनाए जा सकते हैं। क्या जितने भी कोड बनाए जाएंगे सबका सेंटर सर्कल ही होगा, नहीं कभी भी नहीं होगा। सिर्फ एक केस में होगा जब वो कोड लार्जेस्ट कोड होगी, जब वो कोड डायमीटर होगी तब सेंटर मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज कभी भी मिड पॉइंट नहीं होगा। तो रीजन तो इसका 100% गलत है, इसको कोई नहीं ठुकरा सकता।
अगर यहाँ पर ईच कोड की जगह लार्जेस्ट कोड लिखा होता तो हम मान लेते कि ये सही है, लेकिन इसने बोला ईच कोड। कोड पता है ना बेटा क्या होती है? देखो मान लो ये सर्कल है, कोड का मतलब होता है ये क्या है? कोड। ये क्या है? कोड। ये क्या है? कोड। ये क्या है? कोड। अगर मान लो सेंटर से होते हुए कोई कोड जा रही है तो ये लार्जेस्ट कोड होती है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। लेकिन इसने साफ साफ बोला है सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है ये। असर्शन देख लेते हैं सही है या गलत है। अब असर्शन के अंदर भी हमें क्या है, सर्कल पे दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, सेंटर दिया गया है ओ। अब हमें यह बताना कि x की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। तो देखो इसने कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि जो ये दो पॉइंट है ए और बी ये एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये ऐसे हैं, कहीं नहीं बोला। तो हम हमेशा ऐसे ही लेते हैं, ओ ले लिया 2,3, ए ले लिया 4,3, बी ले लिया x5। तो ये ओ ए और ओ बी है क्या बेटा? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और हमें पता है ये बात अच्छे से कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो क्या होती है? बराबर। तो मैंने क्या करा, इनका डिस्टेंस निकाला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस एक्स1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ही x2 माइनस एक्स1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर ओ ए। अब इसके अंदर देखो x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है, फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ पर मैंने क्या करा, अंडर रूट से अंडर रूट को काट दिया। आप चाहे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 3, पुट कर लिया। ऐसे यहाँ पर ओ बी, इसके अंदर देखो x2 क्या है x, x1 क्या है -2 प्लस y2 क्या है 5, y1 क्या है 3। ठीक है, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 की स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गई तो 0 की स्क्वायर इजिकल टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 की स्क्वायर। ये 2 की स्क्वायर से 2 की स्क्वायर मैंने काट दिया, 0 की स्क्वायर 0 इजिकल टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो 2 को इधर लाऊंगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। जबकि इन्होंने बोला था कि x की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन 0 तो नहीं आई, हमारी क्या आई है x की वैल्यू 2। तो ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर असर्शन भी गलत है और रीजनिंग भी गलत है। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। इसके अंदर क्या है, दोनों ही गलत है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असर्शन दे रखी है द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 if one root of the quadratic equation 6x square minus x minus k equal to 0 is 2/3। रीजन दे रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 a not equal to 0 has two roots। तो इसका रीजन तो ठीक है बेटा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इसके अंदर जो मैक्सिमम रूट आते हैं वो दो आते हैं। तो इसने बोला है जो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है, क्या इसके दो रूट होंगे? हाँ, इसके दो रूट होंगे, ये बात सही है। ऊपर वाला हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3। तो कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो रीजन तो इसका ठीक है, रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन चेक करते हैं। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। ठीक है, इसके अंदर हमें वैल्यू रूट आया हमारा 2/3। तो पुट कर लेते हैं 2/3 माइनस 2/3 माइनस के, ये हमें 0 है। 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस के। तो 3 के टेबल में काट देते हैं, 2 पे 3 पे, तो ये आ गया 8/3 माइनस 2/3 माइनस के। तो इस के को इधर ले आता हूँ, तो इधर ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 3 का 3, 8 माइनस 2। तो के की वैल्यू आ गई 6/3, के की वैल्यू आ गई 2। के की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बोला है दी वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 2 इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3। तो मैंने चेक करा, हाँ भाई के की वैल्यू 2 आ रही है। तो इसके अंदर क्या है, असर्शन भी हमारा ठीक है और रीजन भी हमारा ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा। इसके अंदर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर मैंने 20 के 20 क्वेश्चन करके दिखाए आपको, और मुझे उम्मीद है आपके 20 के 20 क्वेश्चन जरूर समझ आए होंगे। कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।
मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तो मैं आपको सेक्शन बी, सी, डी, ई वो भी करके दिखाऊँगा, हमारे साथ बस जुड़े रहिए।